सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में आप उसे देखेंगे और सभी को समझने का प्रयास करेंगे। यह जितने भी प्रश्न होंगे वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे और आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न होते हैं वो अगर आप प्रैक्टिस सेट के रूप में तैयार करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्पेस वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो आप जानते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 3000 ईसा पूर्व पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह जो स्थल है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। याद रखेंगे यह जो स्थल है वो रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वसु द्वारा की गई थी। इन तमाम चीजों को आप याद रखेंगे। साथ ही आप यह भी विशेष रूप से याद रखिएगा कि हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है। वर्तमान जो भौगोलिक स्थिति है हड़प्पा स्थल की वो पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है। इन चीजों को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्पेस का विकास 5000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। तो आप इसका सही विकल्प जो है वो लगाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। ये देखिए जितने भी प्रश्न है वो सारे प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए आप विशेष रूप से इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 शिफ्ट सेकंड में ये प्रश्न आया हुआ था। अगला देखिए प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उत्तर आपका होगा पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। देखिए हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में इस सभ्यता का विस्तार है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है जो कि हमने पहले ही प्रश्न में बताया था और उसकी वर्तमान स्थिति जो है वो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स ने की थी। ये सारी चीजों को हमने आपको पहले ही बताया था, सारी चीजों को आप अच्छे से याद रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग स्पेस अस्तित्व में आई थी। तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। देखिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है ईंट के बने भवन थे। वह यह जो है विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो विश्व के प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है, यह आप सभी जानते होंगे। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंट एक निश्चित अनुपात में जो सामान्यतः 4:2:1 था। ठीक है, इसका जो अनुपात था इस समय की ईंटें जो थी एक निश्चित अनुपात में सामान्यतः 4:2:1 के अनुपात में था। अगला देखिए प्रश्न जो दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आप फिर से याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर
यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी सिंधु घाटी सभ्यता को हम जानते हैं, क्योंकि इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टीन का मिश्रण होता है। देखिए, आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांस्य किसका किसका मिश्रण होता है, तो आप बताएंगे कि तांबे और टीन का मिश्रण कांस्य धातु में होता है। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में हैं। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। अब तक जो है सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिनमें से 925 जो केंद्र हैं वो भारत में ही हैं। अगला देखिए, प्रश्न दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग स्पेस बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो अब देखिए, हमने पहले ही आपको बताया कि कांस्य से संबंधित पूछ सकता है कि कांस्य किस किस चीजों से मिलकर बना है, तो तांबे और टीन के मिश्रण से बनता है। ये चीजें आपको हमने पहले ही बताया था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसे आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकता है। अगला देखिए, प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या आजमगढ़। तो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि आजमगढ़ यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए आपका विकल्प डी जो है वो सही होगा। ठीक है, देखिए, सिंधु सभ्यता यानी सैंधो सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधो सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्नलिखित थे: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहोदड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ का कोई स्थान नहीं था, इसलिए आपका विकल्प जो है नहीं पूछा गया, इसलिए आपका विकल्प डी जो है वो सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ स्पेस में मुर्दों का टीला है। तो मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी में मुर्दों का टीला है। ठीक है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है, यानी सबसे परिपक्व कहने का मतलब मैच्योर, यानी कि पूरे अच्छी तरह से विकसित जो शहर है वो माना जाता है। यह नगर वर्तमान में पाकिस्तान की सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। ठीक है, इन चीजों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसे का अंकन किया गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे, यानी धरती की पूजा उर्वरता की देवी मानकर करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। देखिए, स्वास्तिक पाया गया था, हमने पहले ही बताया कि एक मुहर थी जिसपे स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था। एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठाया गया था, जिसे शिव का आदि रूप लोगों ने माना। ठीक है, इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसों का अंकन किया गया था उस स्वास्तिक पर। ठीक है, उस स्वास्तिक चिन्ह पर, और उसमें लोग यहाँ पर पृथ्वी को उर्वरा की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। कबूतर, पशु, पक्षी, तमाम सर्प, अग्नि, इन सारी चीजों की पूजा करते थे। शिव की पूजा करते थे। कबूतर, पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, इन सारी चीजों की हड़प्पा सभ्यता में पूजा होती थी, जबकि विष्णु की नहीं होती थी। इसलिए यहां पर सही विकल्प आपका होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्पेस की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति की पूजा करते थे।
देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि जो है वह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। इन प्रश्नों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो धौलावीरा जो एक पुरातात्विक स्थान है वह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। यह भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 12/4/2016 शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में आपसे यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में मनहर और मानसेहरा नदियों के बीच खादी द्वीप पर स्थित सिंधु सभ्यता का एक नगर था। इसकी खोज 1967 से 68 ईस्वी में जेपी जोशी ने तथा उत्खनन 1990-91 ईस्वी में डॉक्टर आर.एस. बिष्ट के निर्देशन में हुआ था। इसलिए धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है वैदिक सभ्यता से संबंधित है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप जानते हैं कि सबसे पुराना जो वेद है वह ऋग्वेद है, यानी आपका विकल्प जो चौथा है वो आपका सही होगा। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। यह भी आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद किसे कहते हैं? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, ठीक है, इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री कहते हैं। इस होत्री, ठीक है, देखिए जो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, यानी सूक्त वाल्खील्य पाठ के 11 सूक्त भी कहीं कहीं आपका उल्लेख होता है, परंतु 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएं हैं। और इन ऋचाओं को जो पढ़ते हैं उन पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री कहा जाता है। इसमें होत्री कहते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो दिया गया है कि ऋग्वेद में ऐसे स्पेस मंत्र हैं जिसमें अप्रामाणिक वाल्खील्य भजन शामिल हैं। तो 1028 सही आपका विकल्प है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में स्पेस मंत्र हैं, तो कितने मंत्र हैं? तो आपको हमने पहले ही बताया कि 1028 सूक्त यानी मंत्र का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। 10,462 ऋचाएं हैं और ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो जो अथर्व वेद है यह जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि देखिए एक चीज और यहां पर याद रखिएगा कि जो अथर्व वेद है वह जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है और अथर्व वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि अथर्व वेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वेद में संगीत का वर्णन है? तो साम वेद जो है इसमें संस्कृत का संगीत का वर्णन है। निम्न में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो साम वेद में संगीत का वर्णन है। अगला प्रश्न है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ जो है वो बलिदान है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि यजुर का अर्थ बलिदान है और यजुर्वेद जो है वो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है और यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। यानी अथर्ववेद में मनुष्यों के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। यह अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। ठीक है, अथर्व ऋषि द्वारा रचित है, इसलिए अथर्ववेद नाम से भी आपको ज्ञात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्भूत एक मंत्र है? तो आप जानते हैं कि सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते है। यह सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। जो यह सम्राट अशोक जो है उन्होंने सिंह स्तंभ जो कि सारनाथ में है से लिया गया है सत्यमेव जयते, और यह मुंडको उपनिषद में इसका जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ धरती ही परिवार होता है। धरती ही परिवार, धरती ही परिवार होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि उपनिषदों में से स्पेस उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो 1008 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। यह आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्पेस सबसे पुराना उपनिषद है। तो सबसे पुराना जो उपनिषद है वह आपका छांदोग्य उपनिषद है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु स्पेस मूल तत्वों से बनी है। तो जो प्रत्येक वस्तु है वो 5 मूल तत्वों से बनी है। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि पंचभूत यानी पंच तत्व या पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। ऐसे भी आप कहते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी इन सभी से हमारा शरीर बना हुआ है। तो इसीलिए पंच तत्व जो है वो भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। यानी सभी पदार्थ जिसकी भी उत्पत्ति हुई है इन पांचों की का समावेश दिखाई देता है, जिनकी सृष्टि से प्रत्येक पदार्थ बना है। लेकिन इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बना माना गया है। अगला प्रश्न है कि कठोरोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात करता है? तो जो कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत है उसमें कौन से देवता से नचिकेता बात करते हैं? तो भगवान यम सही आपका विकल्प है। देखिए महाजनपद काल से भी कुछ प्रश्न लिए गए हैं इसमें, चूंकि हम अगले वीडियो में और ज्यादा प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे। देखिए आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे महाजनपद बन गए। देखिए आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इससे भी आप याद रखेंगे, आपका सही विकल्प है 16। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल नाम से प्राचीन काल में अवध को जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह स्पेस जैन तीर्थंकर बना। तो पार्श्वनाथ जो था 23वां तीर्थंकर बना जैन धर्म का। अगला प्रश्न है कि महावीर स्पेस तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो महावीर जो है वो 24 तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर से जुड़ेंगे हम ऐसे ही प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। महादेव घर रहिए, सुरक्षित रहिए। अनंत शुभकामनाओं के साथ।